हम लोग हमेशा ये डिस्कस करते हैं ना, इंडिया का समय है, इंडिया का सेंचुरी है। हम लोग लकी हैं कि इस समय भारत में हम पैदा हुए हैं। तो सेम लाइक G20 अगर आप देखेंगे ना, देखिए G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि G20 का जो भी मेंबर है एवरी ईयर ये चेंज होता है, तो सीरियली इंडिया के पास आया वो बड़ी बात नहीं, वो तो हमारे पास आना ही था। जो भी दूसरे कंट्रीज इसके मेंबर उसके पास आएगा, हर एक साल ये होता है। लेकिन बड़ी बात ये है ना कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ वो बड़ी बात है। प्लस इसमें जो समझौते हो रहे हैं ना वो बड़ी बात है, वो शो करता है कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंडिया का बढ़ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा समझौता इस बार हुआ है ना, आज तक शायद किसी और G20 समिट में इतना ज़्यादा कंसेंसस कभी नहीं बना है। और शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर आप बोले तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया के बीच में। तो देखिए मतलब फाइनलाइज हुआ है, बन जाए तो अच्छा है। मतलब चाइना पहले जो कॉरिडोर बना रहा था ना, उससे कंपटीशन है। और चाइना से आपको पता है ज़्यादातर कंट्रीज को आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ तो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो तो मतलब चल रहा है, लेकिन हाँ उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट मिलकर ये बना पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सभी के लिए। यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, दोनों बड़े कंट्रीज हैं वहाँ के। तो बहुत बड़ा है ये, सो लेट्स सी। प्लस अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया है, सो अब ये G20 नहीं है, G21 बन गया है। 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज के अलावा यूरोपियन यूनियन 20, और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन 21 टोटल हो गया इसमें, तो दैट्स आल्सो ग्रेट। तो हमारा इम्पोर्टेंस तो बढ़ रहा है ना। हमारा चाइल्डहुड, हम लोग का ड्रीम हुआ करता था इंडिया का इम्पोर्टेंस बड़े पहले, पूरा नेगेटिविटी हुआ करता था इंडिया का, नो पुअर कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री। उसके बाद फॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर का थोड़ा हमारा एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी आया, और अब तो लास्ट फ्यू ईयर से काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब मार्केट्स भी आप देख सकते हैं वो उसी को रिप्लिकेट कर रहा है। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ बहुत कम है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी कोई खास नहीं, जबकि इंडिया सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको डेटा देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी पता चलेगा। लाइक 2009, ये जो 21st सेंचुरी है ना, फर्स्ट 19 ईयर्स, तो कोविड से पहले, सो 2019 तक जो यूएस का ग्रोथ रहा है ना वो 2% का रहा है ऑन एन एवरेज, मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स कोविड में काफी कम हो गया, और इस साल भी वहाँ का ग्रोथ अबाउट 2% का रहेगा, यूएस की बात मैं बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि अबाउट 1% के आसपास होगा, और उसके बाद फिर से 2% का वो ग्रोथ वापस आएगा वहाँ पे। चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में 19 ईयर्स अगर आप देखें, फर्स्ट 2019 तक, तो वहाँ एवरेज ग्रोथ 9% के आसपास था। कभी कभी तो 12-13% का ग्रोथ रहा है, लेकिन एवरेज 9% का ग्रोथ। और अब जस्ट आधा हो गया है इस बार, मतलब प्रेडिक्शन था 5% का, अब लग रहा है 5% भी शायद वहाँ नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट ईयर भी वही 4.5 के आसपास, उसके बाद भी वही, तो मतलब 4.5-5% के आसपास का ग्रोथ आ गया उनका। और यही दो इकोनॉमीज हैं जो कि इंडिया से काफ़ी बड़ी हैं, इंडिया को काफ़ी टाइम लगेगा कैचअप करने में। क्योंकि देखिए जर्मनी और जापान तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड मेजर इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन हाँ सेकंड और फर्स्ट आने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, और जो फर्स्ट और सेकंड है वो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं लग रहा है फिलहाल कि करेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव है। इंडिया शायद जल्दी से जल्दी नंबर सेकंड और नंबर वन बने। तो ओवरऑल देखिए चीज़ें अच्छी है, इन्फ्लेशन हमारा थोड़ा ज़्यादा हो चुका है बट देन सीजनल है। एक मेजर कंसर्न अगर आप देखें फिलहाल ना, तो क्रूड है हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली हम क्रूड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं शुरू से, और डिपेंडेंसी हमारा जो पहले का था ना तो बना हुआ है। तो लेट्स सी गवर्नमेंट आइडियली, लेट्स सी क्या करता है, मतलब हमारे ऊपर शुरू से ये क्रूड का जब भी प्राइस बढ़ेगा आप देखिएगा स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आएंगे। लार्ज कैप्स में देखिएगा मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, जो भी मूवमेंट आ रहा है मोस्टली मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है। इसीलिए लार्ज कैप में आपको थोड़े बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। खासकर बैंक्स देखिए कोई मूवमेंट नहीं है। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अच्छे, बड़े बैंक्स की मैं बात बोल रहा हूँ, अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे वहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत तेजी से ऊपर गया है।
तो ओवरऑल देखिए क्रूड नियर फ्यूचर में अगर आप बोले तो क्रूड का इशू है, क्रूड बढ़ रहा है जो कि बहुत बड़ा निगेटिव हमारे लिए, उसका हमेशा असर स्टॉक मार्केट्स पे पड़ता है। तो डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन वो जब तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना स्टॉक मार्केट में, आप देखिएगा अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आएगा, या तो स्टैग्नेट कर जाएगा या फिर ज़्यादा क्रूड बढ़ गया तो गिर भी जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए। और उसके अलावा देखिए कोई खास इश्यू है नहीं। उसके अलावा देखिए यूरोप यूक्रेन और जो रसिया का प्रॉब्लम चल रहा है, नथिंग कैन बी डन वहाँ। सिर्फ देखिए अब रिस्क क्या हो रहा है ना, यूक्रेन पहले रसिया का अपर हैंड था वहाँ पे, लेकिन अब धीरे धीरे रसिया वहाँ पे रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ अभी भी बहुत स्ट्रांग कंट्री है, लेकिन वहाँ पे पोजीशन इसका वीक हो रहा है। पहले यूक्रेन सिर्फ सेफ गार्ड कर रहा था, अब तो वो अटैक करना शुरू कर दिया उसने रसिया पे। तो लेट्स होप कि रसिया डिस्परेट होकर कुछ बड़ा कदम नहीं उठाए जिसके कारण ओवरऑल पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाए। डेस्परेशन में ऐसा होता है। वही प्रॉब्लम चाइना के साथ भी डर है हमारा। चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वहाँ कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गया है, तो वहाँ सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं लोग। बिजनेसेस लोन कम ले रहे हैं, वहाँ बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपको पता है किसी भी कंट्री में जो अगर कंट्री अच्छा करता है तो जनरली वो नहीं चाहता है कि वो किसी तरह का लड़ाई या झगड़े में पड़े, क्योंकि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट होगा बैडली। लेकिन अगर किसी कंट्री में प्रॉब्लम आ जाएगा ना तो वो चाइना, लेट्स सी, मतलब डेस्परेशन यू नेवर नो। अगर वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगेगा, टैक्स कलेक्शंस कम होने लगेंगे, तो जो भी वो अभी ना डिफेंस में इतना सारा खर्च कर रहे हैं या फिर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देते हैं ताकि उनके इकोनॉमी को इनडायरेक्टली कंट्रोल में करे, वो सब धीरे धीरे कम होने लगेगा, उनका जो ग्रिप है वो कम होने लगेगा। ये तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और यू नेवर नो, पॉलिटिशियंस ना चाइना में वो फिर अपना कंट्रोल गेन करने के लिए अटैक कर सकते हैं कहीं भी। चाइना का ही नहीं और बहुत सारे कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा फिलहाल तो प्रॉब्लम ताइवान के साथ चल रहा है जो कि सालों से पेंडिंग है। तो डेस्परेशन में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मतलब देखिए ना, चाइना के प्रेसिडेंट भी इंडिया नहीं आया है, बहुत बड़ा रीजन यही है उसका कि इंडिया का जो स्टेचर है ना तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें पहले से पता था कि वो आएंगे, यहाँ पे सिर्फ इंडिया इंडिया होगा उनका, मोस्टली जो वो चाहते हैं नहीं होगा। इसीलिए ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है ना, इंडिया यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच, चाइना ने उसका ऑब्जेक्ट भी किया था। ऑफ कोर्स उन्हें ये पसंद नहीं आया। तो ओवरऑल देखिए इंडिया बहुत अच्छे एज अ कंट्री, लेकिन हाँ बाहर प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। क्रूड का प्रॉब्लम है, रसिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम है, यू नेवर नो, चाइना इज अ बिग हेडेक, यू नेवर नो, डेस्परेशन में कहीं कुछ ना करे, तो ये सब इश्यूज है। तो इसीलिए देखिए इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करें, लेकिन ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ये देखिए ये इश्यूज आएगा भी ना, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल 15 साल चलेगा। ये सब इश्यूज फ्यू मंथ्स या 1 2 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हिस्ट्री देख के मैं बता रहा हूँ। जनरली ये सब नहीं चलता है, कुछ समय आएगा फिर खत्म होगा, उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोविड जैसा बड़ा प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं चला, 2 2 साल 2.5 साल में खत्म हो गया। वो तो नियर फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये देखिए डेट मार्केट अगर आप देखें तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हुआ है जो कि पॉजिटिव है। अगर किसी ने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा तो थोड़ा रिटर्न्स वहाँ आया होगा। पहले रिटर्न्स नहीं आ रहा था, थोड़ा इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया था। तो इंटरेस्ट रेट तो अभी ऊपर ही रहेगा, नीचे आने का फिलहाल नहीं लग रहा है कि कोई चांसेस है। नेक्स्ट ईयर देखना होगा, इस साल तो कोई चांस नहीं है, ऐसा ही रहेगा। तो एफडीज में आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिलता रहेगा। और इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाएगा नेक्स्ट ईयर, मोस्टली ऐसा लगता है, तो डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको और मिलेगा। और इक्विटी देखिए, इक्विटी अगर आप लार्ज कैप देखें तो कोई खास मूवमेंट नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रैली आया है। तो देखिए इक्विटी को हमेशा आप इस तरह से देखिए ना, मतलब मे भी एक पॉन्ड की तरह आप देख सकते हैं ना, पानी पूरा भरा हुआ है, उसका जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। जब वो पानी अगर उसमें ज़्यादा डालेंगे तो ओवरफ्लो होगा, बाहर गिरने लगेगा। तो मार्केट्स का भी देखिए ग्रोथ आप कितना, अगर आप इंडेक्स का देखें ना, तो 12 13% का रफली आप लेकर चले।
तो उससे ज़्यादा उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स का भी एक लिमिटेशंस है, एवरेज रिटर्न्स है। उससे ज़्यादा जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा समय तक वो सस्टेनेबल होगा, लेकिन फिर उसके बाद एवरेज आउट करेगा। एवरेज आउट का मतलब वो गिरेगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखें। जो 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। देखिए, आप मतलब हम लोग अडल्ट हैं, तो 18 ईयर प्लस मैं एज्यूम कर रहा हूँ सभी लोग हैं। तो बिल्कुल आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, आपके ऊपर है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई आपको रोकने भी नहीं आ रहा है। आप जो चाहे करें, कर सकते हैं, आपका पैसा है। लेकिन बस मुझे इशू ये है ना कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जब मार्केट गिर गया, उसके बाद रोना धोना स्टार्ट नहीं करें कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे लगा था कि एवरी ईयर 20-25% रिटर्न मिलेगा, मेरा तो पूरा कैपिटल ही गायब हो गया। तो ये रोना धोना सही नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करें, जहां मन है करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर मार्केट में एडवर्स सिचुएशन आता है तो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट के साथ वो होगा तो आप उसे झेल सके। क्योंकि अभी ओवरऑल कंसेंसस यही लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट आ सकता है। कब आएगा, कितना आएगा, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा रैली आया है, तो नियर फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में थोड़ा शायद मोमेंटम आए और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा डाउन रहेगा। अब हो सकता है वो बुरी तरह से गिर जाए, या फिर हो सकता है टाइम करेक्शन हो ना, कुछ महीनों तक बिल्कुल मूवमेंट ना आए। लेकिन हाँ, कब होगा ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप इसी तरह से महीनों तक रैली करता रहे। स्टॉक मार्केट यही है, यू नेवर नो। और फिर अचानक कभी गिर जाए, तो ऐसा नहीं कि कल ही, मतलब कल तो संडे है, मंडे ही गिर जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है महीनों तक ऊपर जाता रहे, अचानक ढप गिर जाएगा, लेकिन कब गिरेगा नहीं पता। इसीलिए स्टॉक मार्केट है, बहुत रिस्की माना जाता है। तो बिल्कुल एक्सपोजर लें, लेकिन हाँ, रिस्क एपेटाइट देख लें कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन देख लें, उसके आधार पर लें। और देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप लोगों का हमेशा क्वेरीज आता है ना कि मैं स्मॉल कैप से लार्ज कैप कर लूँ, लार्ज कैप से मिड कैप कर लूँ। देखिए, ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं, उस समय अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें। उसके आधार पर आप डिसाइड करें कि मुझे लार्ज कैप में इतना इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मोस्टली उसे आप मेंटेन करें सालों तक, उसमें चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एलोकेशन जो आपने डिसाइड किया है उसमें अगर कोई बड़ा चेंज आ जाए, वो आप फिर से रीबैलेंस कर सकते हैं, दैट आई एग्री। लेकिन पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज करना डजंट मेक एनी सेंस। अब जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में आपने डिसाइड किया कि 40% का एक्सपोजर रखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा रैली आया, वो एक्सपोजर अब 60% हो गया। तो वहां पे मतलब बनता है कि भाई 40 to 60 हो गया, तो फिर से मैं 40 के लगभग ले आऊं, लार्ज कैप में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा लूं। ये सही है, ये किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ही कि भाई अब लार्ज कैप ऊपर जा सकता है, मिड कैप नीचे जा सकता है, तो मैं पूरा लार्ज कैप में ले जाऊंगा, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं रखूंगा। ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डजेंट मेक सेंस। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया, मोस्टली उसे फॉलो कीजिए। बेसिस मार्केट कंडीशन ना, टाइमिंग द मार्केट, ये सब काम नहीं करता है लॉन्ग टर्म में। इस सब का मतलब ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। एक बार आपने मेंटेन किया, लॉन्ग टर्म तक बने रहे। मेरा देखिए चैनल का सिर्फ ये व्यू है ना कि जहां भी आप इन्वेस्ट करें, कहीं भी आपका पैसा जहां चाहे करें, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कर रहे हैं। रोने धोने वाला काम नहीं करना है कि सर मेरा पूरा पैसा डूब गया, मैं क्या करूं। अरे डूब गया भाई, आपको डेली बेसिस पे बताया जा रहा है कि रिस्क एपेटाइट आप चेक करके इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप मिड कैप में अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़ा कम एक्सपोजर रखो। अब उसके बाद भी आप जाके खुद से कर रहे हो, उसके बाद रोना धोना, तो वो सही नहीं होगा मतलब। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है। मुझे भी मार्केट्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता हूँ। लेकिन मुझे भी पसंद नहीं कि मेरा कैपिटल नीचे जाए। क्यों? हार्ड अर्न मनी है, मैं क्यों चाहूंगा मेरा पैसा नीचे जाए। तो किसी को भी यही रखना चाहिए कि अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। रिस्क बिल्कुल लीजिए, लेना पड़ता है हाई रिटर्न्स के लिए। अननेसेसरी रिस्क लेने का मतलब नहीं, इसलिए मिक्सअप करके रखिए, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप। ताकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप काफी गिर भी जाए, तो लार्ज कैप का आपका कुछ एलोकेशन रहे, जो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका कुछ पैसा बचा रहे, नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो ही गायब हो जाए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखें। लॉन्ग टर्म है ना, 10 ईयर्स 20 ईयर्स, उसमें मार्केट कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे आएगा। 10 साल में एक दो बार जरूर ऐसा आता है ना, जब आपका
स्मॉल कैप मिड कैप 30 40 50% नीचे गिर जाता है कभी कभी, और वो महीनों तक वैसा ही रहेगा, या कभी कभी अनफॉर्चुनेटली 1 2 साल तक भी वो बिल्कुल उठेगा नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। उसको झेलने का कैपेसिटी होना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो फिर तो ये सब चीजें ध्यान में रखें। अभी हो सकता है ये सब, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बट ओवरऑल देखिए, इंडिया एज अ कंट्री तो सब ठीक ठाक है। मतलब पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये चीजें आप ध्यान में रखें, अगर इस तरह से बनाएंगे तो मार्केट ऊपर है नीचे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में मैटर ये करता है कि आप कितने लंबे समय तक टिक सके। आप शुरू में ही अपना पोर्टफोलियो 30 40% गंवा देंगे तो आप लंबे नहीं टिक पाएंगे। पोर्टफोलियो को बचा के रखें ताकि आप लंबे समय तक टिक पाए। लंबे समय तक अगर आप टिकते हैं ना, तो अबाउट 15 14 15% का भी अगर आप रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करते हैं तो बहुत हाई रिटर्न है। कुछ लाइक कहीं कहीं आप देखेंगे ना, कुछ जगह लोग बोलेंगे 20 25% 30% रिटर्न। 25 30 उनके लिए मजाक होता है। 25 30 किसी का नहीं आता है लॉन्ग टर्म में। ये आप हमेशा ध्यान में रखें, किसी का नहीं आता है। वॉरेन बफेट का भी 20% ही है, जबकि सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो उन्हें बेस्ट माना जाता है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली ध्यान दें। अगर आप 15% के आसपास भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। 20 तो मतलब वो आता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, शायद ही किसी का आता है। तो इस तरह से देखें, लॉन्ग टर्म की बात बोल रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि 1 2 महीने में 1 2 साल में आप, जब मार्केट बहुत ऊपर करा, वो सभी का आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म की बात बोल रहा हूँ, 10 years 20 years, तब आपका रियल ग्रोथ होगा, पैसा कई गुना बढ़ेगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। सो वन मोर क्लैरिटी, एक्चुअली आप लोग का कुछ क्वेरीज आया था इक्विटी कोर्स के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड का कोर्स तो ठीक ठाक लॉन्च हो गया, काफी लोगों ने कर भी लिया मास्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोर्स, और रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए हैं, सो थैंक्स लॉट फॉर दैट। देखिए, जो वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन होता है आप लोग का, इन्वेस्टमेंट्स का हमारा वेबसाइट अलग है, वो है phronesis.investor.com, और जो ऑनलाइन कोर्स का वेबसाइट है वो अलग है, वो है phronesisinvestor.in। तो दोनों अलग वेबसाइट है। कभी कभी आप लोग .com पे लॉगिन करते हैं, वहाँ लॉगिन नहीं होता है, तो फिर क्वेरी रेज करते हैं कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो .in पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये है। तो इक्विटी के रिगार्डिंग भी आप लोग के क्वेरीज आए थे, तो हम ट्राई कर रहे हैं इक्विटी पे, प्योर इक्विटी स्टॉक मार्केट पे भी कोर्स लॉन्च करने का। प्राइसिंग उसका भी बहुत कम रखेंगे, रीजनेबल, ताकि सभी लोग कर सकें। अभी थोड़ा मेरा कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम चल रहा है, एवरीथिंग इज रेडी, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है, तो मेरा एक बार कॉमन कोल्ड ठीक हो जाए, मोस्टली नेक्स्ट 2 3 डेज में, तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ट्राई करें कि इसी मंथ में हम उसे रेडी कर लें, होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो उसमें मोस्टली मैं आपको बताऊंगा रेशियोज के बारे में ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के दौरान, और वैल्यूएशंस के बारे में। लाइक आप लोग का काफ़ी क्वेरीज आता है ना, ये डिस्काउंटिंग मेथड क्या होता है, तो उसको मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बताऊंगा, ताकि आप खुद से भी अगर चाहें तो वो डिस्काउंटिंग मेथड से किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं आपको अपडेट करूंगा।